जय हिंद मित्रों, कल्याण आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी 5वीं यूनिट चल रही है और 5वीं यूनिट के अंतर्गत हम लोगों ने पिछला जो टॉपिक किया था उस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने रिमोट सेंसिंग अर्थात सुदूर संवेदन का अध्ययन किया था। मैंने आपको सिलेबस के अंतर्गत ही बताया था कि सुदूर संवेदन के अंतर्गत इसके घटक और उपयोग के साथ साथ दो टॉपिक और समाहित किए गए हैं। वो तो दो टॉपिक हैं, एक है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और दूसरा टॉपिक है जिसे कहते हैं उपग्रहों के प्रकार। तो इन दोनों टॉपिक को हम इस वीडियो के अंतर्गत समाप्त करने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को। लेकिन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को समझाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इन दो टॉपिक का उपयोग आखिर सुदूर संवेदन के अंतर्गत क्यों किया गया है, या इन्हें पर्टिकुलर अलग से ना रखकर सुदूर संवेदन के अंतर्गत ही इनको समाहित क्यों किया गया है। तो दोस्तों, मैंने सुदूर संवेदन के अंतर्गत बताया था आपको कि सुदूर संवेदन के लिए आप रिमोट की सहायता से किसी चीज के संपर्क में आए बिना उससे समस्त सूचनाएं और आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, आंकड़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें जब आप किसी चीज के संपर्क में आए बिना उससे संबंधित आंकड़ों को जब प्राप्त करते हैं तो उनको प्राप्त करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो जो माध्यम का कार्य करते हैं, जैसे कि जो विकिरण होंगे कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, जो हमारी संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करेंगे। और दूसरे होते हैं उपग्रह, जो उन संवेदनाओं को एकत्रित करते हैं और उन्हें उनका विश्लेषण करके उनके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उसे कोड फॉर्म में फिर पुनः पृथ्वी पर वापस भेजते हैं। इसीलिए इन दोनों को, जो विकिरण है, इन्हें समझने के लिए हमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो उपग्रह हैं, तो उपग्रहों को समझने के लिए कि वास्तव में उपग्रह होते कितने प्रकार के हैं और उनका महत्व किस तरीके से होता है, उनको जानने के लिए आपके सिलेबस में सुदूर संवेदन के अंतर्गत उपग्रहों को भी जोड़ा गया है और उपग्रहों के प्रकारों को जोड़ा गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता क्या है। तो विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होते हैं, क्योंकि जब कोई तरंगें एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वह विकिरणों के माध्यम से जाती हैं, तरंगों के माध्यम से जाती हैं। और ये विकिरण जब आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से विचलन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब इस तरीके से बढ़ते हैं तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक चीज आती है आवृत्ति और एक चीज आती है तरंगदैर्घ्य। और जब इन्हीं विकिरणों को हम आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के आधार पर बांट देते हैं या उनका वर्गीकरण कर देते हैं तो उसे ही हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आप समझने का प्रयास करिए कि आवृत्ति क्या होती है और तरंगदैर्घ्य क्या होती है। तो जब कोई भी विकिरण आगे की ओर बढ़ता है, कोई भी तरंग आगे की ओर बढ़ती है, उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा कि जिस तरीके से हम, यदि कोई तालाब है, तालाब के किनारे बैठे हुए हैं और तालाब में एक कंकड़ मारते हैं, एक पत्थर फेंक के मारते हैं, तो जब वह पत्थर उस तालाब में गिरता है तो आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ तरंगें उठने लगती हैं। और ये तरंगें कैसे चलती हैं? इस तरीके से चलती हैं, ऊपर नीचे सुरंग और गर्तों के रूप में चलती हैं। तो जब सुरंग और गर्तों के रूप में यह आगे बढ़ती हैं तो दो सुरंगों के बीच की जो दूरी होती है इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। चाहे दो सुरंग हों या चाहे दो गर्त हों, इनके जो बीच की दूरी होती है वह तरंगदैर्घ्य कहलाती है। अर्थात इसने कितनी गति, मतलब कितनी देर में यह उसी स्थिति पे फिर कब पहुंचा, इसको ज्ञात करने के लिए उसे तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। दूसरा होता है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अर्थात एक मिनट में इसने ये जो चाल है, ये जो विचलन है, वो कितनी बार हुआ। मतलब आपने देखा होगा कभी कभी कि ये जो सुरंगगर्त हैं कभी कभी ऐसे ऐसे बनते हैं और कभी कभी पास पास बनते हैं। तो जब ये पास पास बनते हैं मतलब उसकी आवृत्ति ज्यादा हो रही है, और जब ये दूर दूर होते हैं तो इसकी आवृत्ति क्या हो रही है? कम हो रही है। और ध्यान रखिएगा कि जो आवृत्ति होती है वह क्या होती है? जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके अपोजिट होती है। जहां कहीं भी फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति ज्यादा होगी वहां पर तरंगदैर्घ्य कम होगी, और जहां पर तरंगदैर्घ्य अधिक होती है वहां पर आवृत्ति कम होती है। क्लियर हुआ? चलिए परिभाषा को अच्छे से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं स्पेक्ट्रम की दुनिया में। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनकी आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर वितरित करना या फिर बांट देना विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्लियर हुआ? चलिए, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश के वेग से गति करती हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसी गति से क्या करती हैं ये तरंगें आगे बढ़ती हैं। जैसे कि प्रकाश का वेग होता है उतना ही इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। ये तरंगें विभिन्न प्रकार की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य एवं फोटॉन ऊर्जा
की विस्तृत श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ती हैं। किस किस के? या तो तरंगदैर्घ्य के रूप में बढ़ेंगी, आवृत्ति के रूप में, और फोटॉन ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ती हैं। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। यहां पर जितने भी प्रकार की जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, चाहे वह अवरक्त तरंगें हों या फिर आपकी प्रकाश तरंगें हों, एक्स किरणें हों या गामा किरणें हों, अवरक्त किरणें हों, कोई भी हो, वो सारी यहां पे समाहित की गई हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत रेडियो तरंगें आती हैं, माइक्रोवेव आती हैं, अवरक्त आती हैं, दृश्य प्रकाश आते हैं, परावैगनी आती हैं, एक्स किरणें और गामा किरणें समाहित की जाती हैं। तो ये सारी जो विकिरण होते हैं वो किसके अंतर्गत समाहित किए जाते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के द्वारा। ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये दूर दूर है, दूर दूर है मतलब यहां पर क्या होगा? तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। धीरे धीरे जब यहां पर हम चले जाते हैं तो यहां पर तरंगदैर्घ्य क्या है? कम है। लेकिन यहां पर आवृत्ति कम होगी और आगे जैसे ही हम चले जाएंगे वहां पर आवृत्ति बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे जो किरणें होती हैं उनकी भेदन क्षमता भी बढ़ती जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो गामा किरणें होती हैं उनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। क्लियर हुआ? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी, फिर एक्स किरणों की, उसके बाद परावैगनी की, फिर दृश्य। मतलब उस तरफ से इस तरफ की ओर यदि हम आते हैं तो जो किरणें हैं उनकी भेदन क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्लियर हुआ? और तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगों की सबसे ज्यादा होती है। और फिर हम यहां से इस तरफ की ओर चलते जाएंगे तो वहां पर जो तरंगदैर्घ्य है वो कम होती जाएगी और आवृत्ति बढ़ती जाएगी। चलिए एक एक किरणों को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेडियो तरंगों को। तो जो रेडियो वेव्स हैं उनके बारे में हमें मुख्य मुख्य चीजें पता होना चाहिए कि इनका आविष्कार किसने किया, कब किया, इनका उपयोग किस चीज में किया जाता है, इनकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो यदि ये चीजें आपकी याद होती हैं तो मान लीजिए आपसे 5 नंबर का प्रश्न आता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इन किरणों से या तो सीधे सीधे प्रश्न 3 नंबर में पूछ लिए जाएंगे कि इस किरण का आविष्कार किसने किया, या किस किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है या किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। इस तरीके के प्रश्न जो है 3 नंबर में बनने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन सीधा आ जाएगा रेडियो तरंग को स्पष्ट कीजिए, अवरक्त तरंग को स्पष्ट कीजिए, दृश्य प्रकाश को, दृश्य तरंगों को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके के प्रश्न 5 नंबर में बनेंगे। और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा यदि आपसे पूछ लिया जाता है तो वह 11 नंबर के प्रश्न के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं हम रेडियो वेव्स की, रेडियो तरंगों की। तो जो रेडियो तरंगे हैं इनका आविष्कार 1895 में किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके यदि हम उपयोग की बात करें तो जो रेडियो तरंगे हैं सीधी सी बात है इनका उपयोग किस में होगा? संचार के माध्यमों में होगा। और संचार के माध्यमों में भी जैसे कि रेडियो है और टेलीविजन है, इनके संचालन में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों की यदि हम तरंगदैर्घ्य की बात करें तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। अभी जस्ट पहले हमने चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया था कि जो आपकी राइट साइड थी, यहां पर थी, सबसे पहले थी, तो वहां पर तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा था। और जैसे जैसे हम इस पूरब की ओर बढ़ते जा रहे थे वहां पे क्या हो रहा था? धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो क्लियर हुआ? ये रेडियो तरंगें होती हैं। रेडियो तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य है वो 10⁵ मीटर से 0.1 मीटर तक होती हैं। समझ सकते हैं आप कि इनकी तरंगदैर्घ्य कितनी ज्यादा होती है, यह तरंगें कितनी दूर माध्यम से गति करती हैं। इसके बाद आती हैं सूक्ष्म या माइक्रो तरंगें, माइक्रोवेव्स। सूक्ष्म या माइक्रोवेव्स की यदि हम आविष्कार की बात करें तो 1888 में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने इनका आविष्कार किया था। किसने किया था? हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था? 1888 में किया था। माइक्रो तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य है वो कम होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा किससे कम होती है? रेडियो तरंगों से कम होती है। तरंगदैर्घ्य कम होती है इसलिए इनकी जो तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होगी? 1 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होती है। 1 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक होती है। चूंकि इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य कम होती है इसलिए इन तरंगों का उपयोग अधिक दूरी पर स्थित संचार व्यवस्था के लिए किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यदि हमें अधिक दूरी तक संचार व्यवस्था स्थापित करनी है तो हम तारों के माध्यम से या डोरियों के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, केबल के माध्यम से नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें कुछ तरंगों की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए हम दूरी तक अपना संचार माध्यम स्थापित करने के लिए माइक्रोवेव्स या सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते हैं। इसके बाद आती हैं अवरक्त तरंगें या ऊष्मीय तरंगें, जिन्हें इंफ्रारेड वेव्स भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इन्हें ऊष्मीय तरंगें या हीट वेव भी कहा जाता है। इन तरंगों की खोज किसने की थी? तो 1800 ईस्वी में हर्शेल ने की थी। किसने की थी? हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये तरंगें पदार्थों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और जैसे ही पदार्थ इनको अवशोषित कर लेते हैं तो उन पदार्थों के ताप में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है।
तो अवरक्त किरणों को जैसे ही कोई पदार्थ ग्रहण करता है वह अपने ताप को बढ़ा लेता है, और ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसके लिए अवरक्त किरणें ही इसीलिए जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि यह जैसे ही पृथ्वी इसको अवशोषित करती है उसका धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो अवरक्त किरणें हो गई। अवरक्त किरणें क्या करती हैं, किसी भी चीज के द्वारा जैसे ही अवशोषित की जाती हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, इसीलिए इनका जो उपयोग होता है वह है शरीर की सिकाई में, भिन्न भिन्न भागों की सिकाई जो करनी पड़ती है तो उसमें किया जाता है। दृश्य प्रकाश की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य अवरक्त एवं ऊष्मीय तरंगों की होती है, अर्थात दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आने वाली तरंगों की बात करें तो उसमें जो अवरक्त हैं या ऊष्मीय तरंग हैं इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। दृश्य प्रकाश से इनकी ज्यादा होती है, इससे कम क्या होती है, दृश्य प्रकाश की होती है। तरंगदैर्घ्य की बात करें तो यह 10⁻³ से 7 × 10⁻7 मीटर तक इनकी तरंगदैर्घ्य होती है। इसके बाद हम बात करते हैं दृश्य प्रकाश की। जो विजुअल वेव्स होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, ऐसी जो प्रकाश होते हैं, ऐसी जो किरणें होती हैं दृश्य किरणें या दृश्य प्रकाश कहलाती हैं। इनकी खोज 1616 में किसने की थी, न्यूटन ने की थी। ध्यान रखिएगा, दृश्य प्रकाशों की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी। कब की थी, 1616 में की थी। वह प्रकाश जिसे मानव अपने नेत्रों के माध्यम से सरल तरीके से देख सकता है वह प्रकाश क्या कहलाता है, दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आता है। यदि इनकी तरंगदैर्घ्य की बात करें तो वह 7 × 10⁻7 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर तक होती है। कितनी होती है, 7 × 10⁻7 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर तक होती है। उसके बाद आती हैं अल्ट्रावायलेट रेड्स, जिन्हें कहा जाता है परावैंगनीय किरणें। जो परावैंगनीय किरणें होती हैं वो कहां से निकलती हैं, तो सूर्य से निकलती हैं, और सूर्य पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इनकी खोज किसने की थी, तो 1801 में रिटर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, रिटर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कब की थी, तो वह 1801 में की थी। ये किरणें सूर्य के द्वारा उत्सर्जित होती हैं, और आपको पता है जैसे ये सूर्य से आगे बढ़ती हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल की सबसे ऊपरी सीमा पर एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। तो ओजोन परत के द्वारा इन किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है और पृथ्वी तक आने से रोका जाता है, क्योंकि ये किरणें यदि सीधे तरीके से पृथ्वी तक आ जाती हैं तो पृथ्वी पर आने से लोगों को त्वचा कैंसर या बहुत सारे रोग हो सकते हैं। यह जीव जंतु और वनस्पति सभी के लिए कैसी है, हानिकारक होती हैं। कौन सी, परावैंगनी किरणें। क्यों, क्योंकि इनकी आवृत्ति ज्यादा होती है, तरंगदैर्घ्य कम होती है, और आवृत्ति ज्यादा होने के कारण इनकी भेदन क्षमता भी ज्यादा होती है, इसलिए त्वचीय कैंसर का कारण भी बनती है। और ध्यान रखिएगा, प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि परावैंगनी किरणों को अवशोषित कौन सी परत करती है, तो ओजोन परत करती है। इसके बाद इन किरणों के यदि हम उपयोग की बात करें कि इन किरणों का उपयोग किस किस में होता है, तो अदृश्य लिखावट। आपने देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं, गुप्त सूचनाएं भेजनी होती हैं तो हम कुछ ऐसे पेन होते हैं जिनसे लिख देते हैं, लेकिन हम दृश्य प्रकाश के माध्यम से उन्हें नहीं देख पाते, तो उन्हें देखने के लिए परावैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेड्स का उपयोग ही किया जाता है। ऐसे ही नकली दस्तावेजों में एवं अंगुली के निशान के बारे में पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, परावैंगनी किरणों का। आपने देखा होगा जब सीबीआई वगैरह जांच करती है तो वह लाइट बंद करके एक नीले कलर की या हरे कलर की एक किरणें किसी भी चीज पर डालती है, तो उससे जो फिंगरप्रिंट हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो उनको पहचानने के लिए, उनको ज्ञात करने के लिए परावैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। परावैंगनी किरणों की यदि तरंगदैर्घ्य की बात करें तो यह 4 × 10⁻7 से 10⁻9 मीटर के मध्य होती है। कितनी होती है, 4 × 10⁻7 मीटर से 10⁻9 मीटर तक होती है। इसके बाद आती हैं एक्स किरणें, जिनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। इनकी भेदन क्षमता इतनी अधिक होती है कि शरीर को भी भेद कर इसकी हड्डियों की जांच कर सकते हैं, इसलिए एक्सरे में इन किरणों का उपयोग किया जाता है। इन किरणों की खोज की बात करें तो 1895 में रोंटजन नामक वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई थी। किसके द्वारा, रोंजन नामक वैज्ञानिक द्वारा इन्हें खोजा गया था। यदि इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, बहुत अधिक उपयोग होता है। जो एक्सरे मशीन होती है उससे एक्स किरणें ही भेजी जाती हैं जो शरीर के पार जाकर जो शरीर के अंदर हड्डियां होती हैं उनकी स्थितियों का पता लगाने के लिए सहायता करती हैं, उनका पता लगाती हैं। यदि शरीर में कोई हड्डी टूट जाती है तो बोला जाता है कि आप एक्सरे कराइए। एक्स किरण क्या करती हैं, शरीर के अंदर जाती हैं और एक
फोटो खींचती हैं हड्डियों का, जिससे पता चल जाता है कि शरीर की कौन से भाग की कौन सी हड्डी टूटी हुई है। यदि इनके तरंगदैर्घ्य की बात करें तो इसकी तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻12 मीटर के मध्य होती है। कितनी होती है? 10⁻8 मीटर से 10⁻12 मीटर के मध्य होती है। इसके बाद आती हैं गामा किरणें। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इन किरणों की खोज की बात करें तो यह 1896 में दो वैज्ञानिकों द्वारा, एक बैकुरल थे और एक मैडम क्यूरी थे। तो कौन थे? क्यूरी और बैकुरल द्वारा इनकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1896 में की गई थी। और इनकी भेदन क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक होती है, क्योंकि इनकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है लेकिन तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। ये किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाभिकों द्वारा उत्सर्जित की जाती हैं। किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? नाभिकों द्वारा होती हैं। ध्यान रखिएगा, गामा किरणें और एक्स किरणें बहुत हानिकारक होती हैं। यह त्वचा कैंसर का कारण भी बनती हैं। गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 10⁻10 मीटर से 10⁻14 मीटर के मध्य होती है। कितना? 10⁻10 मीटर से 10⁻14 मीटर के मध्य होती है। तो ये हुए क्या? आपका विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आने वाली जितनी भी किरणें हैं, जितने भी प्रकाश हैं, उनको हमने देखा, उनकी विशेषताएं देखी, उनका उपयोग देखा, और साथ ही साथ उनकी खोज किन्होंने की थी वो भी हमने इसके अंतर्गत समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में इसलिए हमने कम कम जानकारी रखी है क्योंकि ये सीधे सीधे 5 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछे जा सकते हैं। यदि डिटेल्स में पूछे जाते हैं, 11 नंबर का प्रश्न बनता है, तो सीधा सीधा पूरा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम से प्रश्न बनेगा। या प्रश्न बनेगा कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम सुदूर संवेदन में किस तरीके से सहायक है, स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से प्रश्न बनेगा और इसमें 2 प्रश्न समाहित होंगे। एक प्रश्न और होगा कि सुदूर संवेदी क्या है तथा सुदूर संवेदी उपकरण के घटक बताते हुए सुदूर संवेदी में जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है उसकी उपयोगिता को बताइए। तो इस तरीके से बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके लिए आप तैयार रहिएगा। ये जानकारी है, जानकारी आप याद करिएगा, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर देखिए समझने वाली चीजें कुछ भी नहीं है। यहां पर आपको तरंगदैर्घ्य खुद को याद करनी पड़ेंगी, साथ ही साथ किसने इनका आविष्कार किया ये भी याद करना पड़ेगा। बस यहां समझने की 2 चीजें थी, जो रेडियो तरंगे हैं, रेडियो तरंगों से लेकर गामा किरणों तक धीरे धीरे जैसे ही क्रम से आते जाते हैं तो वहां पर तरंगदैर्घ्य कम होती जाती है और आवृत्ति बढ़ती जाती है। और जिन किरणों की आवृत्ति ज्यादा होती है, तरंगदैर्घ्य कम होती है, उनकी भेदन क्षमता भी सबसे ज्यादा होती है। इनका उपयोग भी हम समझ सकते हैं कि कैसे कैसे इनका उपयोग होता है, किनका फिंगरप्रिंट को जांच करने में होता है, किनका एक्सरे लेने में होता है। तो इसका उपयोग भी आप क्रमशः देख सकते हैं और इसकी लाभ और हानियों को भी आप देख सकते हैं। तो क्लियर हुआ? यहां पर हमारा खत्म होता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। इसके बाद आपके सिलेबस में सुदूर संवेदन के अंतर्गत एक टॉपिक और जोड़ा गया है कि उपग्रहों के प्रकार। सीधा सीधा लिखा है उपग्रहों के प्रकार। लेकिन क्या सीधे आप उपग्रहों के प्रकार समझ सकते हैं? नहीं। उपग्रहों के प्रकार को समझने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि उपग्रह आखिर होते क्या हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले तो ग्रहों का चक्कर लगाने से सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि ग्रह क्या होते हैं। तो देखिएगा 2 चीजें होती हैं, एक होता है तारा और एक होता है ग्रह, और ग्रह से ही छोटा होता है उपग्रह। तीनों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तारा क्या होता है? तारा ऐसी चीज होती है जो स्वयं का प्रकाश रखती है, अर्थात स्वयं ही प्रकाश का उत्सर्जन करती है। इसको किसी और माध्यम से प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती या किसी और से प्रकाश नहीं लेते। ये खुद ही दृश्यमान, खुद ही प्रकाशमान होते हैं, खुद का ही प्रकाश इनमें होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम हमारे सूर्य को देखें तो हमारा सूर्य क्या है? एक तारा है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है। ऑप्शन में आपका सूर्य भी होता है, या मान लीजिए मुख्य परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है तो आपसे ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य जो है वह पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा है। तारा क्यों है? क्योंकि उसके पास स्वयं का प्रकाश है। वह किसी ग्रह की या किसी तारे की परिक्रमा नहीं कर रहा, वह किसकी? आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है। तो यह किसकी परिक्रमा करते हैं? तारे करते हैं आकाश गंगा की परिक्रमा, और ग्रह करते हैं तारों की परिक्रमा, और जो उपग्रह होते हैं वह करते हैं किसकी परिक्रमा? ग्रहों की परिक्रमा। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से परिक्रमा चलती रहती है। ग्रह क्या होते हैं? तो ऐसे पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ये कैसे होते हैं? ठोस प्रकृति के होते हैं। तारों की बात करें तो तारे गैसीय प्रकृति में भी हो सकते हैं और तरल प्रकृति में भी हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रह होते हैं वह ठोस प्रकृति में होते हैं। क्लियर हुआ? तो यह ठोस प्रकृति में होते हैं, तारों का चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लगाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, और इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अब बात आती है उपग्रह। तो ऐसे छोटे पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन वह अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा लगाते हैं। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा कैसे लगाते हैं? तो दोस्तों
यह जिस तरीके से ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं, मान लीजिए इसको समझ लीजिए ये ग्रह है और ये उपग्रह है, ये इसकी परिक्रमा कर रहा है, इस तरीके से परिक्रमा करेगा, लेकिन ये भी आगे बढ़ते बढ़ते सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो इसी तरीके से जब ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो यह ग्रह के साथ ही ग्रह की परिक्रमा करते करते सूर्य की परिक्रमा भी कर लेते हैं। तो उपग्रह आपको समझ में आए। अब उपग्रह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक उपग्रह और एक होते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रहों को कहा जाता है सैटेलाइट। प्राकृतिक उपग्रह बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी का उदाहरण ले लें तो चंद्रमा। ये जो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं इनका अध्ययन आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको नहीं करना, इनका अध्ययन आप थर्ड पेपर में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, कृत्रिम उपग्रहों का अध्ययन करना है। कृत्रिम उपग्रह, तो कृत्रिम उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होते हैं कार्य पद्धति के आधार पर और एक होते हैं स्थिति के आधार पर। कार्य पद्धति मतलब विशेष कार्य में यदि कोई उपग्रह उपयोग में लाया जा रहा है तो उन्हें हम कार्य पद्धति के आधार पर रखते हैं या कार्य के आधार पर रखते हैं। लेकिन एक स्थिति कि वो उपग्रह कहां पर स्थित है, वो सैटेलाइट कहां पर स्थित है, उसके आधार पर हम उन्हें विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। इससे पहले आपको यह समझ में आया कि कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं। प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं, जैसे कि चंद्रमा हो गया, गैनीमेड हो गया, तो ये जो उपग्रह हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं वो प्राकृतिक उपग्रह हो गए, और जिन्हें मानव ने अपने उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के तरंगों को वापस प्राप्त करने के लिए, संचार माध्यम को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। तो कृत्रिम उपग्रह के दो प्रकार होते हैं, एक कार्य पद्धति के आधार पर और एक स्थिति के आधार पर। समझने का प्रयास करते हैं हम कार्य पद्धति के आधार पर। तो कार्य पद्धति के आधार पर वैज्ञानिक उपग्रह आते हैं, मौसमी उपग्रह आते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह आते हैं। मैंने कहा था सुदूर संवेदी, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? कार्य पद्धति के आधार पर। ऐसे ही मैरीसेट उपग्रह आते हैं और नौवहन उपग्रह आते हैं। नौवहन जब आप आगे जीपीएस पढ़ेंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां पर आप नौवहन उपग्रह को भी देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कार्य पद्धति के आधार पर इनके 5 प्रकार होते हैं: वैज्ञानिक उपग्रह, मौसमी उपग्रह, दूर संवेदी उपग्रह या सुदूर संवेदी भी बोलते हैं इनको, मैरीसेट और नौवहन उपग्रह। लेकिन स्थिति के आधार पर देखें तो स्थिति के आधार पर एक सूर्य तुल्यकाली उपग्रह होते हैं, भूस्थितिक उपग्रह होते हैं और भूसमकालिक उपग्रह होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सूर्य तुल्यकालिक, भूस्थितिक और भूसमकालिक। इन तीनों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे और इन 5 को भी हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कार्य पद्धति के आधार पर उपग्रहों के प्रकार की कार्य पद्धति के आधार पर कौन कौन से उपग्रह हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होती हैं? जो कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, अर्थात जो रेडियो तरंगें हैं, जैसे कि रेडियो तरंगों को हम ऊपर भेजते हैं और उन तरंगों को फिर से प्राप्त करते हैं, तो उनसे क्या संचार माध्यम बनता है। टेलीविजन हो गया, टेलीविजन के लिए कुछ तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो जिन तरंगों का उपयोग या जिन उपग्रहों का उपयोग रेडियो तरंगों के रूप में या संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है, उन उपग्रह को संचार उपग्रह कहा जाता है। संचार उपग्रह पृथ्वी के साथ साथ इसका चक्कर 24 घंटे में लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको कहां पर स्थापित किया जाता है? भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का रोटेशन इस तरीके से हो रहा है, तो इनका रोटेशन भी ये भी कहां पर स्थापित होते हैं? ऐसे स्थापित होते हैं। इस तरीके से ये चक्कर लगाते हैं। इस तरीके से जब ये चक्कर लगाते हैं, यहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं, तो ये पृथ्वी के साथ ही चलते हैं। जिस तरीके से पृथ्वी रोटेट कर रही है उसी तरीके से ये भी रोटेट करते हैं। एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं, एक ही स्थान पर बने हुए दिखाई देते हैं और संचार माध्यम को सुलभ बनाते हैं। ये पृथ्वी के किसी भी विशेष भूभाग को निरंतर परिदृश्य करते रहते हैं। मतलब कोई एक भूभाग को क्या करते हैं? निरंतर उसको देखते रहते हैं, वहां पर संकेतों को भेजते रहते हैं और वहां से संकेत प्राप्त करते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, चलते हुए दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के साथ साथ रोटेट कर रहे हैं। मतलब पृथ्वी ये है और ये जैसे जैसे घूम रहे हैं तो ये भी ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो उसके घूमने के साथ घूमते हैं, एक ही जगह पर लगातार देखते रहते हैं, नजर बनाए रखते हैं और वहां से संकेतों को प्राप्त करते हैं और वहां पर संकेत भेजते हैं। यह पृथ्वी पर हजारों किलोमीटर दूर स्थित विभिन्न केंद्रों के मध्य रेडियो एवं टेलीविजन और अन्य सिग्नलों के द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं और उस भूभाग विशेष के किसी भी स्थान से किसी स्थान का टेलीविजन या दूर संचार संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं, स्थापित करने में मदद करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि रेडियो तरंगें होती हैं, तो रेडियो तरंगें क्या करती हैं? इन उपग्रहों के माध्यम से पृथ्वी से प्राप्त की जाती हैं, फिर कोड फॉर्म में यह पृथ्वी पर फिर से भेजी जाती हैं। पृथ्वी पर बड़े बड़े एंटीने लगे होते हैं, उन एंटीनों पर इसको भेजा जाता है। फिर एंटीनों के माध्यम से छोटे छोटे एंटीनों में इसका
प्रक्षेपण किया जाता है, वहां भेजा जाता है और उसके माध्यम से रेडियो और टेलीविजन को संचालित किया जाता है। आपने देखा होगा पुराने रेडियो या पुराने टेलीविजन की हम बात करेंगे तो उसमें एंटीने लगे हुए होते थे। जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी तो उसमें कुछ इस तरीके के एंटीने लगे होते थे जिनको आपको मिलाना होता था। यदि दूरदर्शन आप चलाते थे तो उनको हिलाना पड़ता था। वो क्यों हिलाना पड़ता था? ताकि जो बड़े बड़े टावर होते हैं उनकी रेंज को ये पकड़ सके, उनसे निकलने वाले सिग्नलों को ये पकड़ सके। इसी तरीके से जो पुराने रेडियो होते थे उसमें भी ऐसे कुछ रेडियो आते थे और उनमें भी एक डंडा ऐसे निकला हुआ होता था, उसको भी आपको मिलाना पड़ता था। ये डंडे क्या करते थे? निकलने वाली रेडियो तरंगों को प्राप्त करते थे। संचार उपग्रह के बाद आते हैं वैज्ञानिक उपग्रह, साइंटिफिक सैटेलाइट। साइंटिफिक सैटेलाइट क्या होते हैं? वैज्ञानिक उपग्रह क्या होते हैं? तो ऐसे उपग्रह जिनका उपयोग वैज्ञानिक खोजों के लिए या वैज्ञानिकों के आविष्कारों के लिए उपयोग किया जाता है, शोध कार्यों के लिए, खोजों के लिए और शोध कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वैज्ञानिक उपग्रह कहलाते हैं। वैज्ञानिक उपग्रहों द्वारा सूर्य प्रदत्त ऊर्जा, आयनमंडल में सूर्य के अस्त होने से लेकर होने वाले परिवर्तन, मतलब जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो उससे जो भी परिवर्तन आते हैं उसको जानने के लिए मंगल, शुक्र, बृहस्पति जितने भी ग्रह हैं उनको, ग्रहों के चारों ओर का वातावरण आदि के विषयों में पता लगाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी के बाहर हम जाते हैं, पृथ्वी के बाहर हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, सौरमंडल की बात करते हैं, तो सौरमंडल में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या घटनाएं हो रही हैं, सूर्य उदित होने से या सूर्य के अस्त होने से पृथ्वी पर क्या फर्क पड़ रहा है, या कोई ग्रह है तो उस पर कैसा वायुमंडल है, उन सभी की जानकारी लेने के लिए जिन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है उन उपग्रहों को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक उपग्रह कहा जाता है। जैसे कि नासा का क्या है? पार्कर सोलर प्रोब है, और इसरो का सबसे अच्छा है आदित्य, उदाहरण आदित्य एल फर्स्ट, जो कि सूर्य की क्रीट है उसका पता लगाने के लिए भेजा गया था कि आखिर उसकी संरचना है कैसी, उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो आदित्य हो गया या फिर पार्कर सोलर प्रोब हो गया। तो ये कैसे उपग्रह हैं? ये वैज्ञानिक उपग्रह हैं, क्योंकि इनका उपयोग वैज्ञानिक खोजों और वैज्ञानिक शोधों के लिए किया जाता है। इसके बाद आते हैं मौसमी उपग्रह। ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के ऊपर लगे होते हैं और पृथ्वी के मौसम पर नजर बनाए रहते हैं, अर्थात मौसम में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, कहां पर ज्यादा बारिश होने की संभावना है, कहां पर तापमान अधिक होने की संभावना है, कब मानसून अच्छे होने की संभावना है, कब किस वर्ष मानसून अच्छा नहीं आएगा, कब एल नीनो का प्रभाव रहेगा, कब अल नीनो का प्रभाव रहेगा। तो इस प्रकार की जो जानकारी हमें देते हैं, जो उपग्रह देते हैं, उन्हें मौसमी उपग्रह कहते हैं। मौसम संबंधी सूचनाओं के लिए वायुमंडलीय परिस्थितियों का अध्ययन करने वाले पार्थिव उपग्रहों को क्या कहा जाता है? मौसमी उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी से काफी ऊंचाई पर स्थित मौसमी उपग्रहों में लगे यंत्र बादलों के आर पार भी मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, अर्थात ये ऊपर लगे होते हैं वायुमंडल के और ये अंदर जाके, बादलों के अंदर जाके मौसम संबंधी जानकारियों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। मौसम संबंधी सटीक पूर्वक जानकारी देने के कारण ये उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में सहायक होते हैं, जैसे कि इंडिया का इनसैट 3D। ध्यान रखिएगा, जब मौसम संबंधी हमें जानकारी सही तरीके से मिल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि कब सुनामी आने वाली है, कब भूकंप आने वाला है, कब बादल फटने की घटना होगी, किस क्षेत्र में सूखे की संभावना बन सकती है। तो हमें पहले से उन चीज़ों का पता होने के कारण जो आपदा से या जो विपदा से बहुत ज़्यादा नुकसान होना होता है उसको हम कम कर सकते हैं। तो उसमें यह उपग्रह क्या होते हैं? सहायक सिद्ध होते हैं। ये हमें पूर्व सूचना दे देते हैं। फिर आते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं। इन्हें दूर संवेदी उपग्रह या सुदूर संवेदी उपग्रह दोनों कहते हैं। परिभाषा मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे सैटेलाइट जो किसी चीज के या किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना उससे संबंधित जितने भी डेटा होते हैं, जितने भी आंकड़े होते हैं, उन्हें यह प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त करके पृथ्वी पर पुनः हमारे लिए डेटा के फॉर्म में प्रदान करते हैं। ऐसे सैटेलाइट या ऐसे उपग्रह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या सुदूर संवेदी उपग्रह कहलाते हैं। इसकी सहायता से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी भी वस्तु से उत्पन्न होने वाले या प्रतिबिंबित होने वाले विकिरणों को प्रकाश एवं अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड किरणों का उपयोग करने वाले सूक्ष्म कैमरों तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा नीले लाल और नीले हरे एवं लगभग इंफ्रारेड कणों
के चित्रों के रूप में लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस बताई गई है कि किस तरीके से सुदूर संवेदी उपग्रह काम करता है। तो ये क्या करता है, तो यह प्रकाश के द्वारा या रेडियो जो अवरक्त किरणें होती हैं इनके द्वारा, इसमें जो सुदूर संवेदी यंत्र लगे होते हैं, आपको मैंने कल ही बताया था कि इसमें क्या होते हैं, कुछ संवेदी यंत्र लगे होते हैं जो इन किरणों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, और इन किरणों से किरणों के माध्यम से जो भी संकेत इनको पहुंचते हैं उन संकेतों को यह कोड फॉर्म में अपने पास रख लेते हैं। मान लीजिए पृथ्वी से, ये पृथ्वी है, यहाँ से कुछ संकेत जा रहे हैं, तो इसे ये सुदूर संवेदी जो होते हैं, जो संवेदी केंद्र होते हैं, यह डिकोड फॉर्म में प्राप्त करते हैं, फिर पृथ्वी पर दोबारा भेजते हैं, और यहाँ पर जो एंटीने लगे होते हैं उन एंटीनों को क्या करते हैं, ये संकेत पहुंचाते हैं। एंटीने इन संकेतों को उसी कोड फॉर्म में ग्रहण करते हैं, फिर पृथ्वी पर जो सुपर कंप्यूटर हब बने होते हैं वहां पर इन संकेतों को भेजा जाता है, और सुपर कंप्यूटर के माध्यम से इन संकेतों को या इन कोडों को डिकोड करके आंकड़ों के रूप में इसे प्राप्त किया जाता है। रिमोट सेंसिंग का उपयोग कल हमने देखा था, पिछले वीडियो में देखा था हमने कि भूगोल, भूमि सर्वेक्षण और अधिकांश पृथ्वी के विज्ञान विषयों, जैसे कि उदाहरण के लिए हम जैसे जल विज्ञान, पारिस्थितिकी, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ग्लेशियरों या भूविज्ञान सहित कई क्षेत्रों में किया जाता है। हमने कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग देखा था, वायुमंडल के क्षेत्र में, मौसम के क्षेत्र में, मृदा के क्षेत्र में, तापमान के हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है। सैन्य और खुफिया सेवाओं में भी इसरो काफी मदद ली जा रही है, किसकी, सुदूर संवेदी उपग्रहों की। इसके बाद हम बात करते हैं मैरीसैट उपग्रह की। जो मैरीसैट उपग्रह होते हैं यह समुद्र जलयानों के नाविक जब संकट में फंस जाते हैं, क्योंकि जब समुद्र के अंदर नाविक होते हैं और मान लीजिए समुद्री तूफान उत्पन्न हो जाता है, तो समुद्री तूफान के समय सिग्नल जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका संपर्क जो होता है अपने केंद्रों से, अपने मुख्यालयों से टूट जाता है। तो उनकी रक्षा के लिए मैरीसैट उपग्रहों को स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से जो नाविक होते हैं, जो नाव समुद्र में फंस जाती हैं, तूफान में फंस जाती हैं, तो इन उपग्रहों के माध्यम से वह अपने सिग्नल द्वारा जो आसपास और कोई नाव होती हैं या बड़ी जहाजें होती हैं, समुद्री यान होते हैं, उन तक संकेत पहुंचा सकते हैं, उनसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने मुख्यालयों पर भी संकेत भेज सकते हैं, उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार के उपग्रहों से वे दूसरे जलयानों, नाविकों एवं अपने मुख्यालयों से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आता है नौवाहन उपग्रह, जिन्हें नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है, नेविगेशन सैटेलाइट कहा जाता है। तो बेस सैटेलाइट जो रोज जरूरत पड़ने वाली जानकारियां, जैसे कि लाइव ट्रैफिक हो गया, डिस्टेंस मेजर हो गया, लाइव लोकेशन आदि उपलब्ध करवाकर हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, ऐसे क्या कहलाते हैं, नौवहन उपग्रह कहलाते हैं। ध्यान रखना, पृथ्वी पर किसी भी चीज की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कि वह स्थिति कहां पर है, कितनी गति से गतिमान है, किस दिशा में जा रही है, उस सभी पर नजर बनाए रखने के लिए जिन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है उन उपग्रहों को नौवहन उपग्रह या नेविगेशन सैटेलाइट कहा जाता है। जैसे कि इसमें आता है जीपीएस समर्थित भू संबंधित नौवहन, जिसे गगन कहा जाता है, भारत द्वारा निर्मित है। ये भारतीय प्रादेशिक नौवहन उपग्रह प्रणाली जैसे कि IRNSS, ये भी भारत द्वारा निर्मित है। इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जीपीएस का अध्ययन करेंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का अध्ययन करेंगे, तो उसमें हम इनको डिटेल्स में देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्थिति के आधार पर उपग्रह की। स्थिति के आधार पर उपग्रहों के कितने प्रकार हैं और यह किस तरीके से स्थित होते हैं, इनके क्या क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहले आता है सूर्य तुल्यकाली उपग्रह। सूर्य तुल्यकाली उपग्रह क्या होता है, ये देखिए, ऐसे उपग्रह जिन पर सूर्य का प्रकाश लगातार बना रहता है, वह सूर्य के प्रकाश से दूर नहीं जाते, उनमें अंधेरा नहीं छाता, ऐसे उपग्रह सूर्य तुल्यकाली उपग्रह कहलाते हैं। क्योंकि यह सूर्य के तुल्यकाली रहते हैं, हमेशा सामने बने रहते हैं, इसीलिए इनका नाम सूर्य तुल्यकाली रखा गया है। तो यहां पर ये जो परिक्रमा दिख रही है, ये जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं उसी तरीके से होते हैं सूर्य तुल्यकाली उपग्रह। सूर्य तुल्यकाली, मान लीजिए यहां पर सूर्य है, यहां पर क्या है, सूर्य है, और सूर्य का प्रकाश ऐसे निकल रहा है। तो आप देखिएगा, यदि भूमध्य रेखा, ये क्या है यहां पर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के लंबवत जो उपग्रह परिक्रमा करेंगे, तो क्या ये कभी सूर्य से पीछे जा सकते हैं, सूर्य का प्रकाश इन पे नहीं पड़ेगा, इन पर हमेशा बनेगा। क्यों, सूर्य ऐसे जो है ऐसे रोटेट कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट कर रही है। तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो जो भूस्थितिक उपग्रह होते हैं, भूस्थितिक उपग्रह एक स्थिति में पीछे आ जाते हैं। जब पृथ्वी के पीछे आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश उन पर नहीं पड़ता है, और जो
सूर्य तुल्यकाली उपग्रह होते हैं ये लंबवत करते हैं, ध्रुवों से ध्रुवों की ओर परिक्रमा करते हैं, इसलिए इन पर सूर्य का प्रकाश हमेशा बना रहता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सूर्य तुल्यकाली उपग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो उपग्रह होते हैं इनकी एक विशेषता ये होती है कि यह उसी वक्त दूसरे दिन उसी स्थान पर आ जाते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई उपग्रह आया था सुबह के 9 बजे, कब आया था, सुबह के 9 बजे, तो अगले दिन सुबह के 9 बजे इसी स्थान पर ये उपग्रह फिर से आ जाते हैं। इनकी विशेषता होती है क्योंकि जैसे पृथ्वी ऐसे रोटेट करती है तो ये घूम के उसी वक्त फिर से यहां पर आ जाते हैं, ये कहलाते हैं सूर्य तुल्यकाली उपग्रह। सूर्य तुल्यकाली उपग्रह निम्न भूकक्षा का एक उपग्रह है। किसका है, निम्न भूकक्षा। निम्न भूकक्षा क्या कहलाती है, जो पृथ्वी के सबसे निकट होती है, सबसे नीचे होती है, जो पृथ्वी के 1000 किलोमीटर से कम ऊंचाई की होती है, उसे क्या कहा जाता है, निम्न भूकक्षा कहा जाता है। इस प्रकार के उपग्रह जिस समय जहां उपस्थित होते हैं अगली बार भी वह ठीक उसी स्थान पर वह उसी समय आएगा। अर्थात मैंने अभी आपको बताया कि जिस समय मान लीजिए 9 बजे है तो 9 बजे उसी स्थान पर अगले दिन फिर से आ जाएगा। यह अंडाकार कक्षा में 200 से 600 किलोमीटर की सीमा में कार्य करते हैं, अर्थात 200 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन्हें स्थित किया जाता है, उसी में ये कार्य करते हैं। और पृथ्वी, आपको पता है पृथ्वी कुछ कैसी है, ध्रुवों की ओर चपटी है, लेकिन ये क्या करते हैं, अंडाकार कक्षा में इसकी परिक्रमा करते हैं। फिर आता है भूस्थैतिक उपग्रह। भूस्थित, जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, अर्थात यदि कोई उपग्रह है उन्हें यदि आप अक्ष के समानांतर रख दें और जो पृथ्वी जिस तरीके से रोटेट कर रही है, जिस तरीके से घूम रही है, यदि वह उपग्रह भी उसी तरीके से पृथ्वी के साथ साथ घूमे तो ऐसे उपग्रह भूस्थैतिक उपग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी की चक्कर लगाने वाले ये उपग्रह लगभग 36,000 किलोमीटर, इसको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भूस्थैतिक उपग्रह जो हैं कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, तो 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किए जाते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा 36,000 है, 3600 नहीं है ना, और क्या है, किलोमीटर है, मीटर नहीं है, वही यहीं पर आपका खेल कर देता है। तो ध्यान रखिएगा ये उपग्रह कहां पर स्थापित किए जाते हैं, 36,000 किलोमीटर के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर। किसके ऊपर, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहां पर होती है, ये 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर ही स्थापित किए जाते हैं और पृथ्वी की इस तरीके से परिक्रमा करते हैं। और जिस तरीके से पृथ्वी एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती है, उसी तरीके से ये भी पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेते हैं, 24 घंटे का समय लेते हैं। इसलिए एक ही जगह पर नजर बनाए रखते हैं क्योंकि वहां पर पृथ्वी के साथ साथ चलते हैं, इसलिए ये जो उपग्रह हैं वह चलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। यह एकल भूस्थित उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 40% भाग पर नजर रख सकते हैं। ये किस पे, पृथ्वी के 40% भाग पर नजर रखते हैं। यदि 3 उपग्रह जिनमें से प्रत्येक को 120 डिग्री देशांतर से अलग किया जाए, तो सिर्फ 3 ही उपग्रह यदि स्थापित कर लिए जाएं तो ये पूरी पृथ्वी पर क्या कर सकते हैं, नजर बना सकते हैं, पूरी पृथ्वी को अपने अंडर में ले सकते हैं। ये जो आपको चित्र के माध्यम से दिखाई दे रही है, यहां पर आप सैटेलाइट को देख लीजिए। ये जो सैटेलाइट दिखाई दे रही है, ये परिक्रमा कैसे कर रही है, यहां पर एक कर्क रेखा हो गई, विषुवत रेखा हो गई, तो विषुवत रेखा के क्या है, समानांतर ही चक्कर लगा रही है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, भूस्थैतिक उपग्रह कहा जाता है। ये इस तरीके से दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको स्थापित किया जाता है। इसके बाद आते हैं भूसमकालिक उपग्रह। जिस तरीके से भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं बस उसी तरीके से ये भी होते हैं, बस अंतर इतना होता है कि ये थोड़े से तिरछे होते हैं ताकि यह ज्यादा क्षेत्र को कवर कर पाए। मतलब भूमध्य रेखा के समानांतर या विषुवत रेखा के समानांतर ना होकर इनका जो कर्व होता है थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है और यह इस तरीके से इनकी परिक्रमा करते हैं। तो वे भूस्तर उपग्रहों के समान ही कार्य करते हैं, बस इसमें कुछ या झुकाव होता है, जैसा कि आप नीचे चित्र में देख रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, भूसमकालिक उपग्रह होते हैं। ध्यान रखिएगा ये भी 24 घंटे में ही पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और वही काम करते हैं जो कि भूस्थैतिक उपग्रह करते हैं, लेकिन ये थोड़े से क्या है, तिरछे होने के कारण इनका महत्व अलग होता है। तो दोस्तों ये हुए उपग्रहों के प्रकार और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसके साथ ही जो आपका पहला टॉपिक था जिसके अंतर्गत रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन का आपको अध्ययन करना था, उसके अंतर्गत आने वाली समस्त जानकारियां समाप्त होती हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके अंतर्गत हम GIS और GPS का अध्ययन करेंगे, अर्थात 5वीं यूनिट के अंतर्गत आने वाले 2 और टॉपिक जो आपके सिलेबस में जोड़े गए हैं, GIS और GPS, इन सब का अध्ययन हम अगले वीडियो में करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।